दारोगा बाबू ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और दरवाजे से झांकने लगे। मेरे सीने के भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। उर्मी से मैंने कोठी के जंगलों में बाघों की ढेरों कहानियां सुनी थी। तभी फिर खड़खड़ धमास और उसके बाद धुप धुप की आवाज के साथ कोई दौड़ता चला गया। दारोगा बाबू चिल्ला उठे, कौन है रे? फिर वो भी बारिश में कूद पड़े। हमें वो फिर दिखाई नहीं दिए। चौकीदार ही करके हंसते हुए बोला, हमारे नए दरोगा साहब की आदत ही ऐसी है। मैंने कहा, क्या बात है चौकीदार? चोर की भनक लग गई है दारोगा साहब को, देखना अभी गर्दन पकड़ के ले आएंगे। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में खंडहर और जंगल एक पल के लिए उभर आते, फिर अंधेरे में खो जाते। बारिश झमाझम बरस रही थी। ऐसे में चोर के पीछे भागने का क्या मतलब है? और फिर उस चोर को भी अब क्या काम था? आखिर किस इरादे से यहाँ घात लगाकर बैठा था? शायद इसी को कहते हैं बाघ के घर में लोमड़ी का डेरा। काफी देर बीत गई, लेकिन दारोगा साहब नहीं लौटे। मैंने चिंता से कहा, कहाँ है चौकीदार? दारोगा बाबू अब तक लौटे नहीं। चौकीदार पहले की तरह ही करके हंसा। उनका नाम है नीलू दरोगा। अभी तक उनकी दहशत में बाघ और गाय एक ही घाट से पानी पी रहे हैं। देखिए क्या होता है। मैंने कहा, तुम्हें एक बार जाकर खोज लेना चाहिए था। रतु चौकीदार अचानक दबे गले से बोला, बाबू एक बात बोलूं, डर तो नहीं लगेगा ना? मैं उसकी बातों की लय और अंदाज देखकर चौंक गया। थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने कहा, डरने की क्या बात है? साहब, आप दामाद हैं। एरिया में खास आना जाना नहीं हुआ, लेकिन मैडम जी सब जानती हैं। चौकीदार वैसे ही दबे गले से बोला, ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। मरने दीजिए दरोगा साहब को। आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। अब महसूस हुआ कि ऊर्मी मेरे बिल्कुल पास आ गई थी। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, धत, वो सब मैं नहीं मानता। समझे चौकीदार, जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब तो तुम्हारे गांव में ही होते होंगे। चौकीदार बोला, आपसे विनती है, कृपया उनका नाम मत लीजिएगा। मुश्किल में पड़कर यहाँ आना पड़ा है, नहीं तो समझे ना, इस कोठीवाड़ी के जंगल के नीचे ही शमशान है। पहले इस घर में शमशान घाट के यात्री। इतना सुनते ही अंधेरे में ऊर्मी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा, चुप करने बोलो उसे। चौकीदार शायद ऊर्मी का डर महसूस कर गया और बोला, नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। देखा नहीं आपने, अब इस घर में साधु बाबा ने अपना डेरा डाला है। माँ काली की छवि, त्रिशूल भी तो देखा आपने। कुछ नहीं होगा। लग रहा था कि बारिश थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट अब भी लगातार जारी थी। दारोगा बाबू की साइकिल दरवाजे के पास रखी थी। बिजली की चमक में उसकी फ्रेम चमक रही थी। दारोगा बाबू का क्या हुआ? अचानक चौकीदार बोल पड़ा, दरोगा साहब आप हो क्या? बिजली की चमक में जो धुंधली आकृति दिखी वो दारोगा बाबू जैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो आकृति सफेद कपड़ों में थी। दूसरी बार बिजली चमकी, फिर दिखा। रतु चौकीदार उठकर दरवाजे के पास जाकर जम गया है। तीसरी बार जब बिजली कौंधी तो देखा रतु चौकीदार झटके से बाहर की ओर भागा और फिर उसके दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हक्का बक्का होकर मैं चिल्लाया, चौकीदार, चौकीदार। घर के अंदर से किसी भारी आवाज ने खांसते हुए हंसकर कहा, भाग गया है। उसने मुझे क्या समझा है? मैं चौंक गया और बोला, कौन? मैं हूँ
मैं मतलब पहले ये तो बताइए जनाब कि आप कौन हैं? जिसका घर है वो मैं हूँ, और कौन होगा? आप साधु बाबा हैं? मुझे साधु भी कह सकते हो और चाहे तो चोर भी। उसी भारी आवाज में फिर से खांसते खांसते अजीब तरह से हंसकर वो आदमी जैसे कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली चमक रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका उजाला कमरे के भीतर तक नहीं आ रहा था। बारिश और भी कम हो गई थी। अब मेढकों और कीड़ों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। ऊर्मी मुझे कसकर पकड़े लकड़ी की तरह जमी बैठी थी। मैंने कहा, आपके पास माचिस है क्या? क्यों? मैं चौकीदार की लालटेन जलाने की कोशिश करता। वो आदमी फिर उसी अजीब खांसी जैसी हंसी के साथ बोला, उसकी जरूरत नहीं होगी, इस अंधेरे में बैठते हैं, बात करने में क्या आपत्ति है? मुझे तो थोड़ी मुश्किल भी है। उस नीलू दरोगा को डराकर मैंने हवाकल की तरफ जंगल में भेज दिया है। उसकी टॉर्च भी खराब हो गई है। आप अगर वापस लौट आए तो अंधेरे में मुझे देख नहीं पाएंगे। उसे मत बोलना, कृपया करके उसे मत बोलना कि मैं इधर हूँ, ठीक है? अरे ये क्या? दारोगा बाबू ने क्या आपको पकड़ने की कोशिश की थी? आप बिल्कुल ठीक समझे, पर आज तक 4 बार बच गया हूँ उस नीलू दारोगा के हाथ से। बस दुख इतना है कि उनके हाथों में मेरे नकली बाल और दाढ़ी का कुछ हिस्सा रह गया। अब समझ आ गया, ये आदमी साधु बाबा के भेष में यहाँ छुपा हुआ था। असल में यह एक चोर था। संभवतः जब दारोगा बाबू यहाँ आए तो वो घर से निकलकर पास ही कहीं छुप गया था। लेकिन चतुर दारोगा बाबू ने उसे पहचान लिया, टॉर्च की रोशनी में ठीक से चेहरा देख लिया और पीछा किया। शायद पकड़ भी लिया था, मगर नकली मूंछ दाढ़ी और उस पोटली के कारण वो फिर से फिसलकर भाग निकला। डर और भी बढ़ गया। अंधेरे में चोर के पास 2 सूटकेस रखे थे। मैं जैसे ही उन्हें अपनी ओर खींचा, चोर बोला, कोई आवाज आ रहा है? कुछ नहीं। जनाब का नाम क्या है? मेरा नाम 5 कड़ी है। लोग मुझे पांचू सिदेल कह के ही बुलाते हैं। कहते कहते फिर वही खांसी भरी हंसी। अब मुझे और भी हंसी आ गई। दारोगा, चौकीदार और चोर बारिश की रात में सब जमा हो गए हैं, लेकिन दारोगा बाबू अब तक वापस क्यों नहीं आए? मैंने हल्के हंसते हुए कहा, है दारोगा बाबू अब भी शायद जंगल में आपको ढूंढ रहे होंगे। है तो फिर पांचू बाबू? बाबू सुन के शर्म आती है, आप मुझे पांचू कह के ही बुलाइए। ठीक है, अच्छा पांचू, मगर सिरंदेल जैसा कोई उपनाम तो कभी सुना नहीं। मैं अच्छी तरह से लोगों के घर में सीध काट लेता हूँ, इसीलिए सिद्धल। मुझे सिद्ध कैसे काटते हो, जरा बताओगे? यहाँ पे मैडम मौजूद है ना, थोड़ी शर्म आती है। मैं चौंक गया अंधेरे में उसकी गहरी नजर की पहचान पाकर। मैंने तो उसे ऊर्मी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। घुप अंधेरे कमरे में उसे यह कैसे पता चला? लेकिन वो तो जैसे साफ समझ गया था। अगर ये चोर नहीं तो और कौन हो सकता है? अब समझ में आया, चोर बनने के लिए भी एक काबिलियत चाहिए। घर में चोरी करने लायक कुछ है या नहीं, ये जाने बिना तो पांचू सिद्ध नहीं करता। ऐसे मिचमिचे मेहनत का क्या फायदा? जैसे उसकी तीसरी आंख हो जिससे वो छुपी हुई चीजें भी देख सकता है। मेरी घबराहट फिर बढ़ गई। ऊर्मी के बदन पर गहने हैं और सूटकेस में भी कुछ कीमती सामान है। पांचू को लगता है ये सब साफ दिखाई दे रहा है। तभी पांचू की बात सुनकर ऊर्मी पहली बार कुछ बोल पड़ी। वो जैसे फुसफुसाकर चीख पड़ी, दूसरे के घर में चोरी करने में शर्म नहीं आती, बोलने में आती है। मैं तो अंदर ही अंदर कांप गया। कौन जाने यहाँ कहीं त्रिशूल रखा हो
और पांचू जिस हाथ से सिद्ध करता है उसी हाथ में त्रिशूल आ जाए तो अंधेरे में हमें मारकर गहने जिनिस लेकर वो भाग भी सकता है। मैंने कहा, नहीं भाई पांचू, तुम बोलो, लेकिन ऊर्मी तुम चुप रहो। लेकिन तभी ऊर्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। ऊर्मी बिल्कुल गांव की अशिक्षित औरतों की तरह एक अशालीन, बिगड़ी हुई आवाज में बोल उठी, कौन उर्मी? मैं तो मंगला हूँ। उर्मी टूर्मी अभी बेहोश होके पड़ी है। पांचू बोला, अच्छा ये बात है, इसलिए मैं सोच रहा था बाबू के पास जो चिपक के बैठी है वो कौन है। हाड़े मंगली, तू इतने दिन कहाँ थी? अच्छा, और तेरी माँ कहाँ है? मैं हैरान, अंधेरे में जैसे जम ही गया था, उस बातों की सिलसिले को सुनता रहा। जा देख क्या, पवन चक्की के पास पेड़ पे झूल रही है। क्या बोल रही है? क्यों, किस लिए? भूख के मारे। और तू इतने दिन से कहाँ थी? खुद की भूख मिटाने के लिए मैं भी शहर गई थी। क्या करूं, पेट नहीं भरी, अंत में जहर खा के। पांचू फुसफुसाते हुए, नाक से सिसकियां लेते हुए, रोते रोते बोला, मेरा मरना इससे बेहतर था। मैं तो मरने गंगा में। पिताजी मत जाओ, सुनो। मेरे पास से पांचू की काली परछाई निकल गई। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, बादलों की परत हट चुकी थी और चारों ओर उजाला फैल गया था। मैंने देखा पांचू के पीछे पीछे एक लड़की दौड़ पड़ी, खुले बालों वाली, और ठीक उसी वक्त एक उल्लू अचानक चिल्ला उठा। फिर सियार की आवाज सुनाई दी। भय से कांपकर मैं चीख पड़ा, उर्मी, उर्मी! और उसी समय अपनी पीठ के पास उसकी मौजूदगी महसूस की। क्या हुआ? तुम कहां थी उर्मी? मैंने उसे छूकर पूछा। देखा क्या अद्भुत घटना घटी अभी। उर्मी धीरे से बोली, हाँ, मैं डर के मारे चुप थी। लड़की मेरे पास आके बैठी थी। जैसे ही उसने मेरी आवाज से कुछ कहा, तभी समझ गई कौन है वो। उसे जानती हो? हाँ, हमारे गांव की ही लड़की थी। कैसे नहीं पहचानूंगी? फॉलीडॉल खाकर सुसाइड किया था। पांचू शायद उसका पिता था। हाँ, लेकिन पांचू भी तो वही। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो, बारिश रुक गई है, हम ईशान माजी के झोपड़ी में चलकर रात गुजर लेंगे। मैंने कहा था तुमसे, कोठी बारी के जंगल अच्छी जगह नहीं है। हम दोनों अब अपना सामान उठाकर निकलने ही वाले थे। इतने में बादलों के बीच से चांदनी फिर उमड़ पड़ी। चमचमाती चांदनी में दारोगा बाबू प्रकट हुए। अरे कहाँ चल दिए? सिर्फ 12 ही बज रहे हैं। 5 बजे से पहले ईशान माजी नहीं मिलेगा। मैंने सब कुछ छिपाकर सिर्फ इतना कहा, चौकीदार अचानक भाग गया। हम अकेले रहने का साहस जुटा नहीं पाए, इसलिए दारोगा बाबू जोर से हंस पड़े। रतु भाग गया? बहुत ही डरपोक है। बैठिए बैठिए, मैं आ गया हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। और फिर मजबूरन हमें फिर से उस कमरे में लौटना पड़ा। बाहर अब चांदनी में जंगल और खंडहर काले साए जैसे दिख रहे थे। दारोगा बाबू बोले, पूरा भीग चुका हूँ, और बोलिए मत। पांचू ने तंग करके रखा है। एक सिदेल है, आज भी भाग गया। उसकी नकली दाढ़ी और बाल पवन चक्की के कुएं में गुस्से से फेंक दिया। उर्मी ने कहा, मैंने तो सुना था पांचू तो गंगा में डूब के मर गया। माँ ने चिट्ठी में लिखा था, ईंट बांधकर गंगा में छलांग लगा दी थी। नीलू दारोगा हंसते हुए बोले, मर के भी नहीं मरता है वो, मतलब इस तरह के चोर। इसलिए तो हम लोग हैं।
गवर्नमेंट ने तनख्वाह देख के रखा है, ईंट का जवाब पत्थर से। चोर है तो दरोगा पुलिस भी है, वो न रहे तो हम लोग किस लिए हैं, समझे ना? जैसे रोशनी और अंधेरा या अंधेरा और रोशनी, समझे कुछ? तभी चांदनी में बाहर एक सज्जन दिखाई दिए। सफेद धोती पंजाबी पहने, हाथ में छड़ी और टॉर्च। गंभीर आवाज में बोले, कौन बात कर रहा है? हाँ, कौन हो तुम लोग? दारोगा बाबू बाहर निकलते हुए बोले, अरे नमस्ते सर, मैं नीलू। ओह, नीलू दारोगा। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? और बोलिए मत, चोर के लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। दारोगा बाबू जम्हाई लेकर फिर बोले, सर आप आज सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हवा कल देखने निकला था मैं। पानी से बगीचा पूरी तरह से डूब गया है। इधर जोर की बारिश हो रही है। पवन चक्की जुलाई 1972 में? अरे वो तो 50 साल पहले टूटकर गिर चुकी है। यहाँ तो वो कुआं भी दिख रहा है। क्या इस सज्जन ने फिर से पवन चक्की बनवा ली है? लेकिन इतनी रात को? उर्मी ने मुझे जोर से चुटकी काटी और मैं तुरंत पत्थर की तरह जड़ हो गया। वो सज्जन छड़ी टिक टिक करते और टॉर्च जलाते हुए जंगल के भीतर चले गए। दारोगा बाबू बाहर से आवाज देकर बोले, ओ साहब, पवन चक्की देखा है कभी? मैं डरते डरते बोला, तस्वीरों में देखा है। अपनी आंखों से देखिए, वो देखिए कैसे तेजी से घूम रहा है। दरवाजे से झांक कर देखा। थोड़ी दूर जंगल के ऊपर चांदनी भरे आसमान में एक विशाल चक्की सचमुच घूम रही थी, तेजी से घूमती हुई। मैं बोला, उर्मी देखो, देखो तो जरा। उर्मी ने झांक कर देखा और तुरंत बोली, आंखों पर हाथ रखो, मत देखो, देखना मना है। दारोगा बाबू उसी वक्त एकदम शांत खड़े होकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। फिर खुद ही बुदबुदाते हुए बोले, जमींदार बाबू इस बार गए काम से, ऐसे अकेले रात में घूम रहे हैं। बारिश का मौसम है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। और फिर एक झटका खाकर, कौन है रे? अजी मैं रोतू हूँ बड़े साहब। अब बता, इतनी देर तक कहाँ था तू? आपको ही तो ढूंढने गया था। चल सर्च पे चलते हैं। रतु चौकीदार ही करके हंस पड़ा। कुएं के नीचे आपकी लाश सड़ के फूल गई है। देखने जाएंगे क्या बड़े साहब? छोड़ दे, लाश लेके दिमाग मत खराब कर। चल निकलते हैं, न जाने वो चोर क्या चोरी कर रहा है। मेरे पीछे आ। रुकिए, मेरी छतरी और लालटेन ले आता हूँ। अरे रे, सही बोला, मेरा साइकिल और बरसाती भी रह गया है। मैं और उर्मी कोने में सिमट गए। वे लोग अपने अपने सामान लेकर बाहर निकल गए। हमें जैसे पूरी तरह भूल ही गए। शायद भूल गए, इसलिए ही तो हम थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो पाए। दोनों छाया मूर्ति जैसे चांदनी में भीगे उस प्रकृति के भीतर विलीन हो गई। तभी मैंने जल्दी से कहा, उर्मी, अभी अभी। उर्मी तैयार थी। हम दोनों ने सूटकेस उठाए और फौरन निकल पड़े। फिर एक बार उल्लू की आवाज गूंजी। अब हमारे लिए ईशान मांझी की झोपड़ी ही एक सुरक्षित किला है। अगर आज की रात किसी तरह वहां बिताई जा सके तो जान बच जाए। चले ही थे कि मैं अचानक रुक गया। दक्षिण पूर्व कोने में जंगल के ऊपर चांदनी रात के आकाश में वही ऊंची पवन चक्की का विशाल चक्र अब धीरे धीरे घूम रहा था। बारिश में भीगी चांदनी में वो एक काली, असंभव सी लगने वाली छाया। क्या ये कोई काल्पनिक पवन चक्की है? उर्मी ने पुकारा। क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से।
उसकी आवाज से जैसे होश में लौट आया। हम जल्दी जल्दी नदी के घाट की ओर बढ़ चले। हर बार जब मौसम बदलता है, जब हवाओं में अजीब सी सरसराहट गूंजती है, ये पवन चक्की फिर जाग उठती है। चक्र घूमता है, धीरे फिर तेज, जैसे किसी भूली हुई आत्मा की सांसें लौट रही हों। और फिर अतीत की लाशें, जिनका क्रंदन अब भी हवाओं में जिंदा है, वो वापस लौट आती हैं। क्या ये सिर्फ एक पुरानी पवन चक्की है, या फिर दो दुनियाओं के बीच खुलता कोई श्रापित रास्ता?